आहड़ सभ्यता आरंभ करते हैं। आहड़ उदयपुर शहर के पास बहने वाली आयड़ नदी या आहड़ नदी के तट पर बचे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। तो आहड़ कौन सा जिला? उदयपुर। नदी कौन सी? आहड़ या आयड़ नदी। और कितनी पुरानी सभ्यता? 4000 वर्ष पुरानी और पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से आए हैं। पत्थर और धातु दोनों का प्रयोग होता था, यानी पाषाण युग धातु युगीन सभ्यता, यानी बेहद ही इम्पोर्टेंट। पहला ही सवाल बनता है कि आहड़ कौन से जिले में? तो उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी काटी? तो आहड़ या आयड़ नदी। कितनी वर्ष पुरानी? 4000 वर्ष पुरानी। अवशेष पाषाण और धातु युगीन दोनों के। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट। तो ये धूलकोट का संबंध किससे? आहड़ से। धूल यानी रेत, यानी रेत से ढका हुआ, कोट यानी धूलकोट यानी मिट्टी का टीला। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास से एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, ये नाम याद रखें आप। सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसने किया? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन का कार्य हुआ। ये बेहद इम्पोर्टेंट है आहड़ के बारे में। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो ये भी है, आहड़ के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। कैसी? धूप में सुखाकर पकाई गई। और फिर पत्थर का भी उपयोग करते थे। ये बेहद इम्पोर्टेंट तथ्य है कि पत्थर के मकान कहाँ पर बने हुए? आहड़ के लोगों के मकान पत्थर के थे। आगे देखते हैं। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने के प्रमाण है। यानी मृत्यु के बाद भी जीवन, यानी पुनर्जन्म में भी ये लोग विश्वास करते थे। और इसका कारण क्या है? ये लोग जब अंतिम संस्कार करते थे तो मृतक के साथ ही गहने और आभूषण दफना देते थे, जिससे उनका मानना था कि अगले जन्म में इनको ये मिलेंगे, यानी ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे आहड़। तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखें। कौन सी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे आहड़ के लोग। और इसका प्रमाण है शव के साथ गहने दफनाना। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो कि आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति कौन? आहड़, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक बर्तन मिले हैं जो लाल काली मिट्टी के बने हुए हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है, यानी तांबे का सर्वाधिक प्रयोग। यानी आप याद रखें ताम्रवर्ती नगरी आहड़ का दूसरा नाम है ताम्रवर्ती नगरी। यानी कालीबंगा के बारे में भी कुछ तथ्य थे जो कि एग्जाम में यदाकदा पूछ लिए जाते हैं। वैसे ही आहड़ के बारे में ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है। नगरी भी, ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों और उपकरणों का अधिक प्रयोग कारण रखा गया। ताम्रवर्ती नगरी नाम रखने का कारण ये क्योंकि यहाँ के तांबे के अत्यधिक औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ के रंगाई सफाई व्यवसाय के उन्नत होने के अनुमान भी लगाया जाता है। यहाँ से ठप्पे प्राप्त हुए हैं जो कि रंगाई सफाई में प्रयुक्त होते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि यह रंगाई सफाई का कार्य भी होता था। तो अपन ने ये देखा आहड़, अगली सभ्यता अपनी लूट रहेगी। इससे पहले अपन ने देखा था कालीबंगा, यानी कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और सूती कपड़े के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और दयाराम साहनी ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था। किसको? कालीबंगा को। ये कालीबंगा के कुछ इंपोर्टेंट तथ्य थे, ये देखे अपन ने। फिर अपन ने देखा आहड़ उदयपुर शहर 4000 वर्ष पुरानी और धातु और पाषाण कालीन यहाँ से अवशेष मिले हैं। आहड़ नदी और पत्थर और ईंटों के मकान। और खोज किसने की थी? ये भी अपन ने देख लिया आहड़ की। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और उसके बाद एस.डी. सांकलिया।
तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। इसके बाद है इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। और एक में इम्पोर्टेंट तथ्य है कि आड़ सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण, तो ये आड़ ग्रामीण थी, कालीबंगा नगरीय थी। तो आड़ कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति, 4000 वर्ष पुरानी। आड़ के बाद अपन चलते हैं गिलुंड, और आड़ को आगाटपुर भी कहते हैं, और यहाँ से एक बनासियन बुल की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। अब आगे चलते हैं गिलुंड। तो आइए गिलुंड के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके क्या इम्पोर्टेंट तथ्य है। गिलुंड सभ्यता जिला राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। गिलुंड कौन से जिले में? राजसमंद जिले में गिलुंड कस्बा है। नदी कौन सी है? बनास नदी है। और यहाँ से जब खोज की गई तो आड़ संस्कृति से जुड़ी हुई सभ्यता है, आड़ संस्कृति से मिलती जुलती ये सभ्यता थी, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा गया कि बनास नदी के तट पर मिलने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा गया, गिलुंड या बनास संस्कृति कहा गया। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। तो ये याद रखें, गिलुंड सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? 1957-58 में। किसके निर्देशन में? बीबी लाल के निर्देशन में। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर V.H. सिद्दिक एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। तो गिलुंड कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये स्वाभाविक है क्योंकि यह आड़ संस्कृति से मिलती जुलती है, और आड़ अपनी ताम्रवर्ती नगरी ही तो थी, जिसका प्रयोग 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। इसका समय कौन सा है? 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। थोड़ा इंपोर्टेंट तथ्य हो सकता है, गिलुंड से कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे, काले, सादे, एक तो सिंपल बर्तन मिले सादे, दूसरे काले, तीसरे पॉलिशदार, चौथे भूरे, 5वें लाल और काले चित्रित मृदवान। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां के अवशेष मिले हैं। तो ये याद रखें, पत्थर की गोलियां गिलुंड से, हाथी दांत की चूड़ियां गिलुंड से, मिट्टी के खिलौने गिलुंड से। आड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग हुआ है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। ईंटों के बारे में आप ध्यान रखें, आड़ में मिट्टी में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन गिलुंड में ये ईंटें कहाँ हुई? ईंटें आग में पकाकर मकान बनाए गए। तो इस तरीके से आड़ सभ्यता अपनी पूरी हुई। इसके बाद अपन देखेंगे भागोर सभ्यता। तो थोड़ा आड़ सभ्यता का अपन रिवीजन कर लेते हैं। आड़ सभ्यता, तो आड़ सभ्यता का उत्खनन 57-58 में, 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में हुआ, और ये पकी हुई आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। और आड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तांबे के अयस्क को पिघलाना और ताम्र की वस्तुएं बनाना था। अब आगे देखते हैं आड़ के बाद भागोर सभ्यता। भागोर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो भागोर सभ्यता, भीलवाड़ा जिले में स्थित भागोर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 70 तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले। याद रखें, भागोर जिला भीलवाड़ा, नदी कौन सी? कोठारी नदी। खोज डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में, और प्रागैतिहासिक काल के यहाँ से क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। तो आगे अगले पेज पे चलते हैं भागोर सभ्यता के बारे में। तो भागोर सभ्यता से क्या प्राप्त होता है अपन को, ये देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। वेदी प्राचीन सभ्यता, यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों को आखेटक होने के प्रमाणित करते हैं। आखेटक यानी यहाँ के भागोर के लोग क्या थे? शिकारी थे। इसका प्रमाण किससे होता है? लघु पाषाणकालीन उपकरणों से।
भागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए जिनमें शहद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। ये याद रखो, भागोर से तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है शहद युक्त सुई, यानी शहद वाली सुई जिसमें धागा पिरोया जा सकता है। कहाँ से प्राप्त हुई है? भागोर से। और किसकी है? तांबे की। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए? तो भागोर से। भागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के स्थल और लघु पाषाणकालीन उपकरणों का केंद्र था। यानी भागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है और यहाँ से लघु पाषाण काल के उपकरण बहुत ऐसे मिले हैं। भागोर के बाद अपन प्रवेश करते हैं गणेश्वर सभ्यता। तो याद रखें, भागोर कोठारी नदी, भीलवाड़ा जिला। अब है गणेश्वर सभ्यता, बेहद ही इम्पोर्टेंट। गणेश्वर गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना सीकर। नदी कौन सी? कांतली नदी। उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल। तो गणेश्वर सभ्यता कौन से युग की थी? ताम्र युग की थी। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता अवशेष मिले हैं। तो किसके निर्देशन में हुआ उत्खनन? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। और 2800 ईसा पूर्व के यहाँ से अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, यानी ये ताम्रवर्ती नगरी कहलाती है एक तरह से, कि यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबे के आयुध हथियार और उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। तो गणेश्वर क्या है? ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में तांबे के उपकरण और हथियार थे। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा है, यानी ये शुद्ध तांबे के उपकरण और बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। जिससे ये ज्ञात होता है कि गणेश्वर सभ्यता के लोग धातु के मिश्रण से अपरिचित थे। वो तांबे का शुद्ध तांबे का उपयोग करते थे, जो कि इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का भी प्रमाण है, जो ये भी प्रमाणित करता है कि यह तांबा खूब मिलता था। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कर्पशवर्णी मृदपात्र कहते हैं। ये बर्तन काले और नीले रंग से सजाए हुए हैं, यानी कैसे? काले और नीले रंग से सजाए हुए मिट्टी के कर्पशवर्णी मृदपात्र यहाँ से मिले हैं। गणेश्वर भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है। भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता को माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। तो बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखें। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, यानी यहाँ से तांबे का निर्यात होता था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं को भी यहाँ से तांबा सप्लाई किया जाता था। गणेश्वर सीकर से कौन सी नदी? कांतली नदी, नीम का थाना सीकर। और इसका समय 2800 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी सभ्यता गणेश्वर। अब कुछ और महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण। इन सभ्यताओं में से यही सवाल बनते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं, भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसके उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया था। याद रखें, तो भीनमाल कौन से जिले में है? जालोर में। और इस सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? R.C. अग्रवाल ने। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्या प्राप्त होता है। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी शराब पात्र यानी शराब का बर्तन एवं एक यूनानी सुराही मिली है, जो कि इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने का पुष्टि करता है। यानी एक रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही मिली है, यानी ये बर्तन मिले हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि उन क्षेत्रों के साथ उस समय के भीनमाल का क्या था? व्यापार था, और ये मुख्य व्यापार का केंद्र था। और भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था। इस प्रकार ईसवाल उद्यप से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ईसवाल उदयपुर कैसी? प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का अवशेष, और यहाँ लौह उद्योग बड़ा ही समृद्ध था। तो ये दोनों याद रखें। भीनमाल जालोर की सभ्यता, यूनानी सभ्यता से संपर्क के अवशेष, और ईसवाल उदयपुर लौह युगीन और प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के यहाँ से अवशेष मिलते हैं।
अगला है प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। बेराट के इन स्थलों से किस किस के अवशेष मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के और मौर्यकालीन अवशेष भी मिलते हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट के समीप अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि अशोक का भाबरू अभिलेख कहाँ से मिला है? तो बेराट के पास है, जो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। तो प्राचीनतम जनपद मत्स्य जनपद, बहुत ही प्राचीन जनपद और मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट या विराटनगर। यहाँ के इन स्थलों से बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा और मौर्यकालीन अवशेष मिले। और मौर्यकालीन अवशेषों में भी महत्वपूर्ण है अशोक का भाबरू अभिलेख, जो कि उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाणित करता है। इसके बाद अपन अगले देखते हैं बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन से यहाँ ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। तो बालाथल उदयपुर कैसी संस्कृति थी? ताम्र पाषाण कालीन। इस सभ्यता के संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने की भी क्या मिलते हैं? पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। बालाथल उदयपुर के बाद अपन आगे देखते हैं। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल, हनुमानगढ़, ये कुछ सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं। इनसे यही प्रश्न बन सकता है कि रंगमहल कौन से जिले में है, या निम्न में से हनुमानगढ़ जिले में कौन सी सभ्यता है? तो रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा है, ये जोधपुर नहीं है, जोधपुरा जयपुर, चुनारी झुंझुनू, नो भरतपुर, नगर टोंक, ये नगरी चित्तौड़गढ़ है और ये नगर टोंक है। ये दोनों थोड़ा याद रखें। ये नगरी है जो चित्तौड़गढ़ में है और ये नगर है जो कि कहाँ है? टोंक में है। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। तो अगला है आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईस्वी के आसपास के बाद ही भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय आरंभ हो जाता है। तो अपन इतिहास की यात्रा कर रहे हैं। अपने प्रागैतिहासिक आद्य और ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं और इसमें अपने देखा पाषाण काल, धातु काल, लोह युग, फिर सभ्यताएं, और अब अपना रहे हैं वैदिक सभ्यता के समय में। यानी जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन कब होता है? 1800 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास। तो उसके बाद वैदिक सभ्यता का आरंभ हो जाता समय। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद है। वैदिक सभ्यता का अपने को किससे ज्ञात होता है? 4 वेदों से। और ये 4 वेदों के नाम सर्वविदित है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ और सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता का कहने का कारण ये है कि इस समय काल के बारे में अपने को जानकारी इन वेदों से ही मिलती है। उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जानकारियाँ अपन को इन वेदों से प्राप्त होती है, जिसकी वजह से इस समय को नाम दे दिया वैदिक सभ्यता। राजस्थान में इस सभ्यता का अवशेष अनूपगढ़, जो कि गंगानगर में है, तरखाना वाला डेरा और चक चौचट से मिलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा और चक चौचट से। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है। महाकाव्य रामायण और महाभारत का काल। रामायण और महाभारत की जिस समय रचना हुई उस समय भी राजस्थान की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है आर्यों की। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया गया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था। एक ये रामायण में अपन एक दृश्य देखते हैं कि जब भगवान श्री राम समुद्र से विनती करते हैं पुल बनाने की या रास्ता देने की, तो समुद्र उसे रास्ता नहीं देता उसकी वानर सेना को पार करने के लिए। तब वो एक अमोघ अस्त्र निकालते हैं और उससे भयभीत होकर समुद्र उसे उपाय बताता है पुल बनाने का। तब राम जो अपना अमोघ अस्त्र है वो राजस्थान की ओर फेंकते हैं और कहा जाता है कि उस समय राजस्थान में बहुत ही अराजकताएं थी इस राजस्थान के इस भूभाग क्षेत्र में उसे नष्ट करने के लिए, और तब से ये क्षेत्र बंजर हो गया और रेतीला हो गया, जिससे यहाँ के समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वो समुद्र था
लेकिन वो सूख गया और मरुस्थल बन गया। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये साबित होता है कि उस समय, ये वर्तमान युग में उस तथ्य को स्वीकार तो नहीं किया जा सकता कि राम ने वो बाण फेंका था जिसकी वजह से ये समुद्र सूख गया और मरुस्थल हो गया। लेकिन एक बात तो सिद्ध होती है कि उस समय के लोगों को राजस्थान के भूभाग के, इस वर्तमान राजस्थान के भूभाग के बारे में ज्ञात था और ये वे उनके संपर्क में थे। किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। उन्हें पता तो था कि उस क्षेत्र में एक भूभाग है जो कि कैसा है, बंजर हो गया है, जो भी जानकारी थी उसे। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। रामायण के बाद महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का वर्णन है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश, जो कि वर्तमान का बीकानेर, कौरव पांडव राज्यों का अधीन था। जो जांगल प्रदेश है, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, वो कौरवों और पांडवों का अधीन था। और मत्स्य राज्य उनका मित्र व अधीनस्थ राज्य था। मत्स्य जो जोधपुर नहीं, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, विराटनगर जिसकी राजधानी थी। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदल कर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत के युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों को ओर से लड़ता हुआ मारा भी गया है। यानी जिसने रामायण देखी है उसको याद भी होगा, मत्स्य नरेश विराट पांडवों के पक्ष में लड़ते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं भारतीय इतिहास की बातें। महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान के इतिहास में अंधकार में है, क्योंकि उस समय के बारे में जानने का पर्याप्त पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। यानी रामायण और महाभारत में राजस्थान के भूभाग के बारे में अपने जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ के शासक और यहाँ के लोगों की संस्कृति के बारे में भी। लेकिन उसके बाद महात्मा बुद्ध के समय तक के इतिहास तक, महाभारत के काल से महात्मा बुद्ध के समय के काल तक के 20 के काल है, उस समय के राजस्थान के बारे में कोई जानकारी या लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध का समय आरंभ होता है, भारत का ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है और लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उस समय से। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों को मत है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम, जनपदों का उदय, यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद जैसे ही काल आरंभ होता है तो जनपदों का उदय होता है। और द्वितीय है साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य क्या हो जाता है, संघर्ष। यानी मानव पाषाण धातु काल में प्रवेश करता है, पाषाण से धातु काल में, और लोहे के उपकरणों से अपन ने पहले पढ़ा खेती और हथियार दोनों बनाता है। और जैसे ही 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक उथल पुथल होता है और जनपदों का विकास होता है, जनपद बनते हैं और संघर्ष भी होता है इनमें आपस में। तो आइए अपन अध्ययन करते हैं राजस्थान के जनपद, जिसके बारे में अपन ने पहले भी देखा। तो जनपद काल कब से कब तक है, और अब देखेंगे राजस्थान में जनपद। तो जनपद काल है ईसा के 1000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष पूर्व तक का काल क्या कहलाता है, जनपद काल कहलाता है। तो आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उनके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। जिस तरीके से भारत के भूभाग में आर्यों का प्रसार हुआ, वैसे ही राजस्थान के भूभाग में भी आर्यों का प्रसार हुआ और जनपद बने और उनका विकास भी हुआ और पतन भी हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। जिन 16 महाजनपदों को उल्लेख हुआ उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था। इन 16 जनपदों का उल्लेख होता है किसमें, 16 महाजनपदों को उल्लेख होता है बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें एक भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ, उसमें भी 16 महाजनपदों का नामों का उल्लेख है। 16 महाजनों में उल्लेख हुआ, उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित था, जिसकी राजधानी थी क्या थी, विराटनगर। और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, चूरसैन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत भी थे। और इन जनपदों के अधीन भी वर्तमान राजस्थान कुछ भाग थे, कुरु महाजनपद, चूरसैन और अवंती। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। और 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमणकार अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले, देखो सिकंदर का आक्रमण कब होता है, 327 ईस्वी पूर्व,
जैसे ही सिकंदर का आक्रमण होता है तो कुछ कबीले पश्चिमोत्तर सीमा से अब भारतीय सीमा की ओर आ जाते हैं, जैसे मालव, योदय और अर्जुनायन राजस्थान में आकर क्या हो गए, बच गए। तो आपको याद रखना है सिकंदर के आक्रमण की वजह से 327 ईस्वी पूर्व में कौन से कबीले राजस्थान में आकर बच गए, मालव, योदय और अर्जुनायन। अपने इनके स्थानों के बारे में भी देखेंगे। तो राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद थे, मत्स्य था, कुरु, सूरसेन और अवंती और शिवी जनपद। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो कि इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। तो मत्स्य शब्द का, मत्स्य जनपद का उल्लेख इसमें हुआ, ऋग्वेद हुआ, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये एक प्राचीन जनपद था, क्योंकि अपने पास लिखित साक्ष्यों के रूप में ऋग्वेद सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। तो मत्स्य जन का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, और शतपथ ब्राह्मण और कौशितक की उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है, और ये महाभारत में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार संबल की पहाड़ियों तक, यानी ये मत्स्य जनपद का विस्तार बताया गया दक्षिण में कहाँ तक, संबल की पहाड़ियों तक, तथा पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक, पश्चिम में सरस्वती नदी के जंगलों तक। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर एवं बैराट बचाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये आपको, अगर आपने महाभारत देखा है तो उसमें आपको याद भी हो गई ये उन पात्रों के नाम। और इन्हीं के पुत्र परीक्षित को कालांतर में पांडव राज्यों का उत्तराधिकारी बनाया गया। जब पांडव समाप्त हो जाते हैं तब कौन बनता है, परीक्षित बनता है उत्तराधिकार किसका, पांडवों का। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर, और राजा विराट का उल्लेख और उसके वर्तमान में जो अपने जिले दिए गए ये आपको याद रखने हैं। और महाभारत के बाद मत्स्य जनपद की कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जितनी महाभारत में होती है उसके अलावा कहीं और नहीं होती है। महाभारत के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। यानी कौन से, कुरु और यादव जनपद क्या हो गए थे, निर्बल हो गए थे। मैं आपको अगली क्लास में चोला जनपद और उसकी राजधानियों के नाम बताऊंगा। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। यानी ऐसा अनुमान लगाया किसने, गोपीनाथ शर्मा ने, कि कुरु और यादव जनपद को की कमजोरी का फायदा मत्स्य महाजनपद ने उठाया और अपनी ताकत को बढ़ाया, समृद्धि को बढ़ाया। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में चालू जाति रहती थी। यानी चालू जाति का निवासी स्थान कौन सा, वर्तमान का अलवर। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। किसमें, मत्स्य जनपद और सालो जाति में। सालुओं की भांति छेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। तो ये जनपदकालीन व्यवस्था है। एक तरफ अलवर का भाग जहाँ सालो जाति रहती थी, दूसरी कौन सा था, मत्स्य का पड़ोसी छेदी जनपद। चूँकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियाँ प्राय स्वतंत्र रहती हैं, छेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर छेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को छेदी जनपद में मिला लिया था। तो ये देखो मत्स्य जनपद का पतन कैसे हुआ, छेदी जनपद ने उस पर आक्रमण किया और उसे अपने अंदर मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक छेदी जनपद का अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर ली। लेकिन मत्स्य जनपद जैसा महान और बड़ा जनपद था, उसने अपनी आज़ादी वापस प्राप्त की। कुछ समय बाद मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और फिर एक कमज़ोर मत्स्य जनपद पर किसका अधिकार हो गया, मगध का, और मगध ने मत्स्य जनपद को अपना अधीन मिला लिया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों को भांति मत्स्य जनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो इस तरीके से पतन होता है मत्स्य जनपद का।
शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्यकालीन साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेरार से प्राप्त अशोक के शिलालेख और उनके मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो मौर्यों के यानी मौर्य शासनकाल के समय मत्स्य जनपद किसके अधीन आते था? सम्राट अशोक के अधीन आते था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? बेराट अभिलेख से, अशोक के बाबरू अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। अब महाजनपद के काल के बाद अपन देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। बेहद ही इम्पोर्टेंट राजस्थान के इतिहास का एक सवाल इसमें से जरूर आता है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मत है, तो कल अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति किसने किससे, राजपूतों की उत्पत्ति किससे संबंधित बताई, विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। यानी हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है 747 ईस्वी में, उसके बाद राजपूतों का उदय होता है। यानी 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का समय राजस्थान में राजपूतों का काल कहलाता है। तो धन्यवाद। आप क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।